तो मैं सोच रहा था कि बॉबी लैशली का डेब्यू फुल गियर पे पर होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली तो इस वीक के डायनामाइट शो पर ही हो गया। और इसके साथ ही हमें इस वीक के शो पर काफी सारी चीजें देखने को मिली है और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता ही रहता है। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू। तो इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 8-मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर पावर ऑफ सॉब्स, विल ऑस्प्रे, मार्क डेविस और रिकोचेट डॉन कैलिस फैमिली के लांस आर्चर, ब्रायन केज, कोनोस्के तकेत्सा और काइल फ्लेचर को फेस करते हुए दिखाई दिए। जहां पर ये मैच शुरू होने से पहले ही इन सभी सुपरस्टार्स ने एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही ये मैच शुरू हुआ। और इस मैच के शुरुआत में ही यहाँ पर एक काफी बड़ी चीज हुई कि लांस आर्चर ने पावर ऑफ सॉब्स का पैर स्टील चेयर के अंदर फंसाकर उस पर अटैक कर दिया और एज ए रिजल्ट पावर ऑफ सॉब्स शायद यहाँ पर असल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ही डॉक्टर्स उन्हें बैकस्टेज ले गए। लेकिन इसी वजह से रिंग के अंदर यहाँ पर 4-on-3 एडवांटेज के चलते हील टीम ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया और यहाँ पर हमें हील टीम की तरफ से काफी अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले। फेस टीम इस मैच के अंदर किस तरीके से रहने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और विल ऑस्प्रे यहाँ पर फ्लेचर के हाथों काफी मार खा रहे थे। लेकिन इतने में हमने देखा कि हॉब्स इस मैच के अंदर वापस आ गए, जिस वजह से इस मैच का मोमेंटम फिर एक बार दोनों साइड्स पर इक्वल हो गया और हमें इस मैच के अंदर अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले। और एक टाइम के लिए जब मार्क डेविस और काइल फ्लेचर एक दूसरे के आमने सामने आए तो इन दोनों के बीच की फाइट भी देखने के लिए मजा आया। लेकिन इसी बीच ऑस्प्रे यहाँ पर काइल फ्लेचर पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन फ्लेचर साइड हो गए और एक्सीडेंटली ऑस्प्रे ने फिनिशर मार्क डेविस पर ही लगा दिया। और इसके बाद काइल फ्लेचर ने ऑस्प्रे को टेक डाउन किया, पर रिंग के अंदर कोनोस्के तकेत्सा ने मार्क डेविस पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो फिर एक बार शो को ओपन करने के लिए एक अच्छा खासा मैच रहा। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि जॉन मॉक्सली और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी से बात करते हुए कह रहे थे कि ऑरेंज कैसिडी एक सांप की तरह है जो कि काफी शांत होता है, लेकिन उसने आज तक कभी किसी को डसना नहीं सीखा। और अगर यही सेम ऑरेंज कैसिडी फुल गियर पे पर मॉक्सली के सामने आता है तो मॉक्सली ऐसे सांप को कुचल देंगे। जो बातें मॉक्सली ने कही और यहीं पर क्लूडियो ने भी इस वीक डायनामाइट शो पर अपने मैच से पहले डार्बी एलिन को एक वार्निंग दे दी, जिसका जवाब देते हुए डार्बी एलिन ने सिर्फ यही कहा कि वो क्लूडियो को कुछ नहीं कहेंगे, वो सब कर दिखाएंगे। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि इनके मैच में भी क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि रेने पैकेट हर्ट सिंडिकेट का इंटरव्यू ले रही थी, जो कि डायनामाइट शो पर आ ही रहे थे। और यहाँ पर बात करते हुए MVP ने कहा कि MVP को लग रहा है कि फुल गियर पे से पहले बॉबी लैशली को थोड़ी फॉर वार्म अप की जरूरत है, इसलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर बॉबी लैशली एक मैच के अंदर कम्पीट करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि उनका डायनामाइट शो पर डेब्यू भी होगा। जो बातें MVP कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर स्वर्व ने आकर आउट ऑफ नोवेयर बॉबी लैशली पर स्टील चेन से अटैक कर दिया और वो यहाँ से भाग गए। और ये देखकर हर्ट सिंडिकेट तो काफी गुस्सा था। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे शो पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर एडम कोल आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए एडम कोल कह रहे थे कि एडम कोल सच में MJF के पीछे काफी पूरी तरीके से जाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली MJF इसके अंदर कामयाब हुए और MJF ने एडम कोल को रोक लिया। लेकिन अब एडम कोल इस बात से कॉन्फिडेंट है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग उनका बदला MJF से लेने वाले हैं, जिसके बारे में यहाँ पर एडम कोल आगे बात करते ही, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर काइल ओराइली आ गए और यहाँ पर एडम कोल से बात करते हुए काइल ओराइली ने कहा कि एडम कोल को रुक जाना चाहिए, क्योंकि उनका MJF के साथ ऑब्सेशन किसी ऐसी ट्रेजेडी के अंदर खत्म होगा कि पता नहीं कि इसके आखिर में किसे हर्ट होगा, क्योंकि MJF काफी शातिर है और MJF AEW के शोज पर आ भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो एडम कोल को टेक डाउन कर पा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि अगर MJF रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के आमने सामने आते हैं तो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का क्या हल करेगा। जो बातें यहाँ पर काइल ओराइली ने कही, लेकिन इसका जवाब देते हुए एडम कोल ने पूछा कि क्या उन्हें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर भरोसा नहीं है। पर काइल ओराइली ने कहा कि उन्हें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर भरोसा है, वो काफी अच्छे दोस्त थे, काफी ग्रेट रेसलर है, काफी ग्रेट लीडर है, लेकिन एडम कोल कभी भी MJF जितने इविल नहीं बन पाएंगे। और ये अच्छी बात है, ये कहकर काइल ओराइली यहाँ चले गए और यहाँ पर एडम कोल भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या एडम कोल का MJF के खिलाफ का ऑब्सेशन उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर ऑरेंज कैसिडी का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने व्हीलर यूथा को कहा कि ऑरेंज कैसिडी फाइनली मॉक्सली की टीम को टेक डाउन करने वाले हैं और इसकी शुरुआत इस वीक डायनामाइट शो पर व्हीलर यूथा से होने वाली है। जो बातें ऑरेंज कैसिडी कर ही रहे थे कि इतने में यहाँ पर द क्लॉमरेशन आ गई और ऑरेंज कैसिडी से बात करते हुए कह रहे थे कि वो इस वीक डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर उनके साथ उनके कॉर्नर के अंदर रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने सबको एक वार्निंग देते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनके फ्रेंड्स को हार्म हो, इसलिए उनमें से कोई भी डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर ऑरेंज कैसिडी के साथ नहीं आएगा। जो बातें ऑरेंज कैसिडी ने कही, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि मेन इवेंट के अंदर क्या होता है।
पर इसके बाद में क्रिस स्टैटलैंडर एक 1-on-1 मैच के अंदर हिकारू शिडा को फेस करती हुई दिखाई दी, जो मैच इस वीक डायनामाइट शो पर इसलिए हो रहा था क्योंकि क्रिस स्टैटलैंडर को वार्म अप करना था और हिकारू शिडा को भी कोई मैच नहीं था। इसीलिए एक फ्रेंडली मैच के अंदर ये दोनों स्टार्स एक दूसरे को फेस कर रहे थे, जहां पर ये मैच भी एक अच्छा खासा मैच चला और इन दोनों विमेंस के बीच की केमिस्ट्री भी अच्छी रही, जहां पर हमें अच्छा बैक एंड फोर्थ एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन मैच के आखिरी पॉइंट्स पर हमने देखा कि जब शिडा क्रिस स्टैटलैंडर पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी तो इसे एक शानदार वे के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर ने अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और शिडा को पिन कर यहाँ पर ये मैच जीत लिया है। और उनके ये मैच जीतते ही यहाँ पर मर्सिडीज मोने आ गए और क्रिस स्टैटलैंडर से बात करते हुए यहाँ पर मर्सिडीज मोने उन्हें कुछ फैक्ट्स बताना चाहती थी, जैसे कि वो क्रिस स्टैटलैंडर से भी ज्यादा देर के लिए टी-बेस चैंपियन है और आगे चलते हुए वो क्रिस स्टैटलैंडर को टी-बेस चैंपियनशिप के लिए हरा भी देंगी। पर यहीं पर बात करते हुए हम देख पा रहे थे कि कमेल के हाथ में थोड़ी बार प्रॉब्लम थी, पर इसके बावजूद भी मर्सिडीज मोने चाहती थी कि कमेल रिंग के अंदर जाकर क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करे। जो ऑर्डर्स कमेल को फॉलो करने पड़े और उन्होंने रिंग के अंदर जाकर क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करने की कोशिश की, पर उन पर ही बैकफायर हो गया और दोनों ने कमेल पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच मर्सिडीज मोने यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर पर अपना फिनिशर लगाना चाहती थी, जिससे क्रिस स्टैटलैंडर ने काफी शानदार तरीके से अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और आखिरकार यहाँ पर चैंपियनशिप रेस कर ये क्लियर कर दिया कि वो डेफिनेटली न्यू चैंपियन बन सकती है। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि हर्ट सिंडिकेट बैकस्टेज में स्वर को ढूंढ रहा था और ऐसे में ही उन्होंने एक ऐसे आदमी को पकड़ा जिन्होंने कि स्वर का कोट पहना था, जो तो एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन रही। लेकिन इसके बाद में शो पर हैंगमैन और जे व्हाइट के लिए खाए पीड़ो देखने को मिला, जिसके बाद बॉबी लैशली डायनामाइट शो पर अपना डेब्यू मैच हासिल करने के लिए आ गए, जहां पर उनके अपोनेंट कोई लोकल स्टार्स थे और ये 2-on-1 हैंडीकैप मैच था, जिस मैच के अंदर बॉबी लैशली ने अपने दोनों अपोनेंट्स पर एक साथ अटैक कर दिया और आखिरकार अपने अपोनेंट्स पर स्पीयर और हर्ट लॉक लगाकर सबमिशन के सहारे बॉबी लैशली ने मैच जीत लिया। पर उनके मैच जीतते ही यहाँ पर स्वर्व का म्यूजिक बजा और रैंप पर प्रिंस नाना स्टील चेयर लेकर आ गए, जिन्हें देखकर शेल्टन बेंजामिन प्रिंस नाना की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर एमवीपी क्राउड के अंदर स्वर्व को देख रहे थे। लेकिन स्वर्व ने पीछे से आकर स्टील चेन से फिर एक बार बॉबी लैशली पर अटैक कर दिया और उन पर अपना फिनिशर हाउस कॉल भी लगा दिया और स्वर्व स्टॉर्म के साथ आखिरकार एंड कर स्वर्व यहाँ से चले गए, जो देखकर स्वर्व को काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। पर मैं भी ये देखकर काफी खुश रहा कि एईडब्ल्यू ने बॉबी लैशली को वीक नहीं दिखाया, क्योंकि इस अटैक के बाद बॉबी लैशली सीधा अपने पैरों पर उठकर खड़े हो चुके थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि फुल गियर पे-पर-व्यू के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रेने पिकेट बैक्सिंग में विमेंस चैंपियन मराया मे का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर बात करते हुए मराया मे ने कहा कि फाइनली वो फुल गियर पे-पर-व्यू पर अपना चैंपियनशिप सेलिब्रेशन करने वाली है, क्योंकि आखिरकार मीना शेरिकावा यहाँ पर आ चुकी है। जहां पर बात करते हुए मीना शेरिकावा ने भी कहा कि उन्होंने देखा है कि मराया में जापान के अंदर एक फैबुलस चैंपियन थी और वो चाहती है कि वो ऐसे ही एक फैबुलस चैंपियन यहाँ पर हो। तो देखने के लिए मजा आएगा कि फुल गियर पे-पर-व्यू पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर डार्बी एलिन ने 1-on-1 मैच के अंदर क्लूडियो को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो मैच मुझे लग रहा है मैच नहीं बल्कि एक टॉर्चर था, क्योंकि डार्बी की साइज तो छोटी ही है और इस वजह से यहाँ पर क्लूडियो डार्बी पर काफी तगड़ा अटैक कर पा रहे थे और क्लूडियो जरा भी होल्ड बैक नहीं कर रहे थे। जहां पर डार्बी ने कई बार इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन क्लूडियो के सामने वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और क्लूडियो तो डार्बी को उठा कर फेंक रहे थे। जहां पर एक बार के लिए तो क्लूडियो ने डार्बी को कॉमेडी टेबल पर उठाकर दूसरे टेबल पर फेंक दिया, जो इस मैच की काफी खतरनाक मूव थी। लेकिन इसके बावजूद भी डार्बी रिंग के अंदर आ गए, लेकिन वो जैसे रिंग के अंदर आए वैसे ही क्लूडियो ने डार्बी पर एक क्लोज लाइन लगा दी और उन्हें पिन कर काफी आसानी से मैच जीत लिया, जिससे क्लूडियो भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में रेने पिकेट प्राइवेट पार्टी का बैकस्टेज इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर उन्होंने प्राइवेट पार्टी से पूछा कि क्या प्राइवेट पार्टी थोड़ी फार वरीड है कि वो अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे। जिस पर बात करते हुए प्राइवेट पार्टी ने कहा कि उन्हें चैलेंज चाहिए था और अब उन्हें तगड़ा चैलेंज मिल चुका है और अब ये मोमेंट डरने के नहीं बल्कि अपने आप को प्रूव करने की है, जो बातें यहाँ पर प्राइवेट पार्टी ने कही। तो देखने के लिए मजा आएगा कि फुल गियर पे-पर-व्यू पर क्या होता है। पर इसके बाद में एमजेएफ अपने गाड़ी पर बैठकर यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से बात करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर एमजेएफ ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से बातें करते हुए कहा कि एमजेएफ को अभी भी पता चला है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की मां ने उनके डैड को गोली मार दी थी, इसीलिए उनके पास बचपन से कोई उन्हें बताने के लिए नहीं था कि वो भी मैटर करते हैं और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एडम कोल ने वो चीज कर दिखाई, इसीलिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एडम कोल काफी ग्रेटफुल है और वो एडम कोल के लिए हर एक चीज करेंगे। पर ये चीज काफी स्टूपिड चीज होगी कि वो एमजेएफ के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि जब एमजेएफ फुल गियर पे-पर-व्यू पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को हराएंगे तब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को ऐसा लगेगा कि उनकी मां ने उनके डैड को नहीं बल्कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को गोली मारनी चाहिए थी, जो एक काफी हार्श और काफी पर्सनल प्रोमो यहाँ पर एमजेएफ ने कट किया। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि इसी प्रोमो के बाद टोनी शिवा रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के वर्ड्स चाहते थे और यहाँ पर बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि क्या एमजेएफ को लगता है कि आज तक उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ये नहीं सुना कि उनकी मां ने उनके डैड को गोली मार दी थी, क्योंकि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने ये बात अपनी लाइफ के अंदर काफी बार सुनी है। सभी लोग रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को अंडरमाइन करना चाहते हैं, पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने हर बार अपने आप को प्रूव किया है और हर बार अपने आप की जगह अर्न की है। और यहाँ पर एमजेएफ ने अनजाने में काफी बड़ी गलती कर दी है कि उन्हें वो चीज याद दिलाई है जो कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को गुस्सा दिलाती है और अब इसी वजह से फुल गियर पे-पर-व्यू पर
एमजेफ का जो हाल होगा उसके लिए एमजेफ खुद जिम्मेदार होंगे और नो मैटर व्हाट एडम कोल उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। जो बातें यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही और ये देखकर लग रहा है कि अभी स्टोरी काफी पर्सनल हो चुकी है, तो देखना पड़ेगा कि फुल ईयर पे पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर दिखाया गया कि कैसे लास्ट कोलिजन शो पर यहाँ पर जैक पेरो ने डेनियल गार्सिया के पार्टनर यानी कि मैट मनाट को किडनैप करने की कोशिश की थी, पर इसके अंदर वो फेल हो गए और डेनियल गार्सिया ने ही यहाँ पर जैक पेरो को किडनैप कर लिया। और वो इस बार जैक पेरो से पूछ रहे थे कि वो मैट मनाट के पीछे क्यों जा रहे हैं। उन्हें प्रॉब्लम गार्सिया से है, उनके दोस्तों से नहीं। पर यहाँ पर जैक पेरो ने कहा कि वो सिर्फ गार्सिया को दिखाना चाहते हैं कि हर कोई कहता है कि उनके बारे में केयर करता है, पर रियल में कोई केयर नहीं करता। हर एक लोग आपका सैक्रिफाइस ही करते हैं। और ये सुनकर गार्सिया काफी गुस्सा हो गए और गार्सिया ने कहा कि पैरी भी सैक्रिफाइस के बारे में काफी बातें कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर गार्सिया उनकी एक चीज सैक्रिफाइस कर देंगे। और एक कहकर गार्सिया ने यहाँ पर जैक पेरी की गाड़ी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उनकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर वो यहाँ से चले गए। जो देखकर जैक पेरी उतने भी इंप्रेस नहीं थे, मानो वो दिखा रहे हो कि उनके लिए उनकी गाड़ी मैटर नहीं करती। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में यहाँ पर टोमोहिरो इशी और जेरिको के बीच में रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन करवाने वाली थी। लेकिन जेरिको ने कहा कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फिर एक बार देखना है और एक कहकर जेरिको कॉन्ट्रैक्ट लेकर जा रहे थे, लेकिन इशी उन्हें फॉलो कर रहे थे। जो एक काफी फनी और काफी यूनिक सेगमेंट था जहाँ पर जेरिको इशी से बचना चाहते थे और ऐसे में ही वो रिंग की तरफ आ गए। पर जैसे वो रिंग के अंदर गए वैसे जेरिको ने कहा कि वो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते, लेकिन उनके पास पेन नहीं है। लेकिन इशी ने उन्हें पेन दी और एज ए रिजल्ट जेरिको को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा। पर जैसे जेरिको ने ये किया, यहाँ पर उनके फैक्शन ने आकर टोमोहिरो इशी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर उन्हें बचाने के लिए द क्लॉमरेशन आ गई और यहाँ पर उन्होंने जेरिको और उनकी टीम पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और आखिरकार यहाँ पर टोमोहिरो इशी ने स्टैंड टॉल किया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में जेमी हेटर का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर जेमी हेटर बात करते हुए कह रही थी कि पता नहीं जूलिया हार्ट को उनसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर जूलिया हार्ट उनसे बात ही करना चाहती है तो उन्हें इंटरप्ट करने के बजाय वो फेस टू फेस आकर बातें करे। ये बातें जेमी हेटर कर ही रही थी कि फिर एक बार यहाँ पर जूलिया हार्ट की विनियट ने जेमी हेटर का सेगमेंट कट किया और इस बार हम देख पा रहे थे कि जूलिया हार्ट आर्चरी कर रही थी और यहाँ पर इस बार उनका निशाना एकदम टारगेट पर लगा है। शायद इसका मतलब उन्हें उनका अगला टारगेट मिल चुका है, जो कि होंगी जेमी हेटर। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इन दोनों के बीच में क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी व्हीलर यूथा को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इस मैच के अंदर हम देख पा रहे थे कि यूथा शुरुआत में अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, लेकिन ऑरेंज कैसिडी तो पूरी डिफरेंट थे और वो यहाँ पर यूथा पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, मानो कि अब उन दोनों के बीच में कुछ रहा ही नहीं। और ये देखकर एक टाइम के लिए यूथा को भी समझ आया और उन्होंने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर कैसिडी पर अच्छे खासे मूव्स लगाए। लेकिन फिर भी कैसिडी यहाँ पर रुक नहीं रहे थे और वो हर बार किक आउट कर देते। जो मैच तो काफी अच्छा रहा और पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के भी चैंट्स कर रहा था। लेकिन ये देखकर यूथा यहाँ पर स्टील चेयर लेकर कैसिडी पर अटैक करने के लिए गए, पर कैसिडी ने इसे रिवर्स कर यूथा पर एक रोल अप पिन कर दिया और एज ए रिजल्ट कैसिडी ये मैच जीत गए। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर कैसिडी और यूथा एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन इतने में ही यहाँ पर पाक ने पीछे से आकर कैसिडी पर अटैक कर दिया और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी के हाथों को टेप कर दिया। और इसके बाद वो ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर रहे थे, जहाँ पर मॉक्सली ने भी कैसिडी पर 2-3 नॉकआउट ब्लो लगाए और वो यहाँ से चले गए। जिसके बाद क्लॉमरेशन ने यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी को फ्री किया और यहाँ पर कैसिडी और मॉक्सली इनके बीच में एक स्टे डाउन के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जिस शो की एंडिंग मुझे काफी बकवास लगी है। क्योंकि गाइस ये फुल गियर पे का गोहोम एडिशन शो है और यहाँ पर AEW सच में तगड़ी चीज कर सकती थी। मानो कि अगर मैं यहाँ पर क्रिएटिव पोजीशन के अंदर होता तो मैं तो ये दिखाता कि यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर रहा है, जहाँ पर क्लॉमरेशन उनकी मदद करने के लिए तो आएगी, लेकिन ऑरेंज कैसिडी उन्हें मना कर देंगे और एज ए रिजल्ट वो रैंप पर ही खड़े रहेंगे। लेकिन ऑरेंज कैसिडी अकेले ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब पर काफी तगड़ा अटैक करेंगे और इवेंचुअली मॉक्सली को भी टेक डाउन कर लेंगे। लेकिन मॉक्सली किस तरीके से बचकर भाग जाएंगे, जो एंगल अगर इस शो के आखिर में होता तो इस शो की एंडिंग और बढ़िया हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और हाँ, वीडियोस थोड़ी रेगुलर नहीं आ रही और गाइज इसकी वजह ये है क्योंकि मैं आजकल यहाँ पर थोड़ी बहुत जॉब कर रहा था और शायद इसी वजह से मुझे वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। लेकिन देखते हैं, पर मैं फिर भी होप करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूँ। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। तो मैं सोच रहा था कि बॉबी लैशली का डेब्यू फुल गियर पे-per-view पर होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली तो इस वीक के डायनामाइट शो पर ही हो गया। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?